हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। नगमा आपने सुना होगा। जी हाँ, लेकिन इस नगमे के मिसरे को आप वैक्सीन की फराहमी में एक कदम और की तरफ देख सकते हैं। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी अहम है। जिस सवाल को लेकर लगातार लोग तशवीश का इजहार कर रहे थे और बेचैनी में मुब्तला हो रहे थे कि आखिर बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, तो इस हवाले से आज का दिन काफ़ी अहम है। वालिदैन और बच्चों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 2 साल से लेकर 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की और फराहम करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कब से इन ग्रुप्स को ये वैक्सीन लगाई जाएंगी, इस हवाले से अभी इतलात नहीं है, लेकिन अहम खबर इसे माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि स्कूल्स खुल रहे हैं और तलबा की तादाद स्कूल्स में हालांकि कम है, लेकिन उसके बावजूद खतरा अभी टला नहीं है। कहा यह जा रहा था कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन उनके लिए अभी फराहम नहीं की गई है, जो कि डबल चैलेंज है। ऐसे में ये राहत भरी खबर इसे मानी जा सकती है, क्योंकि अब 2 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चे वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस वैक्सीन का अमल 3 फेज में चलेगा, 3 मरहलों में चलेगा। पहला मरहला ये कहता है कि 12 से 18 साल के उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और दूसरे मरहले के तहत 5 से 12 साल के बच्चे को वैक्सीन दी जाएगी। तो वहीं तीसरा मरहला ये कहता है कि 2 से लेकर 5 साल की उम्र जिन बच्चों की होगी उन्हें वैक्सीन फराहम की जाएगी। तो आज इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे, इसलिए हमने खास मेहमानों को मदऊ किया है। 2 डॉक्टर साहिबान हमारे दरमियान आपसे कुछ देर पर होंगे, जो टीवी स्क्रीन पर जिन्हें आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, जो कि मेंबर है नेशनल AEFI कमेटी के। आपका वेलकम करते हैं सर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर संजीव सिंह यादव साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। सबसे पहले संजीव साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे इस सवाल के साथ, कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी राहत ये बच्चों के हवाले से, उनके पेरेंट्स के लिए आप इसे देखते हैं? बड़ी राहत इसीलिए क्योंकि आज तक ये डर था कि बच्चों को स्कूल भेजे ना भेजे, बाहर घूमने भेजे ना भेजे, उनको खेलने दे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में या नहीं, या उनके दोस्तों के साथ जाने दे, थोड़े बहुत जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको रोके। तो काफ़ी ये न्यूज़ एक इतनी अच्छी राहत की न्यूज़ है, जिसमें आज तक सिर्फ हम लोग वैक्सीन लेने के बाद सेफ हो चुके। अब अगर हमारे बच्चे भी सेफ हो जाए, अगर हमारे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना का जो खैर है, जो कोरोना जो ज़्यादा लेवल में अटैक कर सकता है, जिनमें जान जाने की भी एक खूबी है, उससे बच जाए हमारे बच्चे, तो इससे बढ़ के और क्या कोई पेरेंट दुआ कर सकता है कि ये तो बहुत अच्छी बड़ी खबर आई है कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछले मई में जब वैक्सीन वालों ने ये चलाया था कि 570 बच्चों का उन्होंने एक ट्रायल बेसिस किया था, उसका रिजल्ट अब आ रहा है। उस रिजल्ट के बिना पे इमरजेंसी परमिशन दे चुका है। इमरजेंसी परमिशन मिलने का मतलब ये है कि बच्चों को जो भी 0-28 के हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में एक बार बच्चे भी सेफ हो जाए तो उससे क्या होगा, बच्चे सेफ हो गए, बड़े सेफ हो गए, बीच वाले सेफ हो गए, सारे सेफ होने की वजह से वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे हम काफ़ी अच्छे तरह से बच सकेंगे। मगर हमारा एहतियात रखना जरूरी है, अभी भी मास्क पहनना जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, जहां तक हो सके। भले ही दवाइयां आ जा रही हैं, लेकिन सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए ये अहम दिन है। जो बच्चे और जो वालिदैन इंतजार कर रहे थे कि उन्हें वैक्सीन कब फराहम की जाएगी, तो अब हरी झंडी मिल चुकी है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, आपका इस पर हम रिएक्शन चाहेंगे। इस अहम पेशरफ्त को आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा वेलकम न्यूज़ है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के ओर से। पहले ही एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुकी थी, ज़ाइकोव डी, जो 3 डोज वैक्सीन है। उसका जो प्राइस है वो प्राइस नेगोशिएशन चल रहे इस समय। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई 2 से 18 साल के लिए, और जो ज़ाइकोव डी है वो एडोलेसेंट्स के लिए है। इसके अलावा 3 और बच्चों का वैक्सीन भारत में पाइपलाइन में है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का
कोवोवैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन के एक वैक्सीन और बायोलॉजिकल ई का एक वैक्सीन कॉर्बीवैक्स। तो कुल मिलाकर 5 वैक्सीन की हम आशा कर सकते हैं भारत में। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। इसके नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि इतने बड़ी संख्या में जो हमारे चाइल्ड पॉपुलेशन है, हमारा बर्थ कोहॉर्ट यानी सालाना जो बर्थ का जो दर है वो नियरली 25 करोड़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 18 साल में का जो संख्या जो है वो कितना बड़ा है, वो प्रोग्राम के हिसाब से कितना बड़ा चैलेंज है। तो अब अगला फेज जो है वो प्रोग्राम की तैयारी है, समझ लीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर कब से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि इस हवाले से कोई इतलात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि वैक्सीन की लड़ाई हमने देखी मरकजी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स में कि उनके पास वैक्सीन की किल्लत रही, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, वैक्सीन उन्हें भरपूर फराहम की गई है और अब बच्चों को वैक्सीन लगने की इजाज़त मिली है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ये मंजूरी मिली है कि अब बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है। ऐसे में कैसे वैक्सीन की फराहमी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यकीनी बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। संजीव साहब, एक वैक्सीन की लड़ाई पहले से ही चल रही थी, अब बच्चों को भी वैक्सीन की इजाज़त दे दी गई, मंजूरी दे दी गई है। जब से लगना शुरू होगा कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वो टसल देखना पड़े, तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? एक डॉक्टर का मशवरा क्या होगा? होने के चांसेस कब है? काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका है अपने को इस साल भर में। अभी टसल होने का प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट को खाली गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करने के बदल ये बच्चों के डॉक्टर जो है, जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनको अगर इन्वॉल्व करे और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो रेगुलर क्लिनिक्स में दे रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके अगर चलाएं, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। आप देख रहे हैं ऑलरेडी 1 करोड़ पॉपुलेशन को इंजेक्शन हो चुका है। अगर ये बच्चों के डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके प्रोग्राम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करके करे कि सिर्फ हम पीएचसी में करेंगे, यूएचसी में करेंगे, एरिया हॉस्पिटल में करेंगे, हमारे सेंटर में करेंगे, तो मेरे ख्याल सकती, क्योंकि काफी पॉपुलेशन जाएगा लेने के लिए। क्योंकि अभी बड़ों के उसमें सिर्फ बड़ा जाता था, अब तो बच्चों के साथ बड़ों को भी जाना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए काफी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये हिसाब से अगर लोकल सेंटर्स में भी इसका इंतजाम हो जाए तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल। जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव साहब, राजीव दास साहब, आपका क्या कहना है उस पर? बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं। हमारे देश में जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, हालांकि वो 2 साल तक है ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है, और कुछ बूस्टर्स जो है वो 5 साल तक है। बूस्टर्स का रोल जो है वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 साल या 2 साल तक की बच्चों को ही इम्यूनाइज करते हैं। उसमें जो है, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर लगभग 90% या 90% से ज़्यादा वैक्सीनेशन करती है। तो इसका ये मतलब है कि जो सरकारी तंत्र जो है उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन बच्चों का खासकर होगा। लेकिन चूंकि इसमें बड़े बच्चे भी हैं, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स हैं, वो मिडिल स्कूल में है, हाई स्कूल में है, तो स्कूल हेल्थ सर्विस का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाता है, जो जनरल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रूटीन में जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो भारत के लिए अब ये है कि जो ब्लूप्रिंट बनेगा वो हर एज ग्रुप के लिए बनाना पड़ेगा। साथ साथ ये भी है कि प्रायोरिटाइजेशन क्या रहेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे ब्रोंकियल एस्मा है, इम्यून डिफिशिएंसी स्टेट्स हैं, इस तरह के कुछ जो बीमार जो बच्चे हैं जिनमें ये क्रॉनिक बीमारी है, ये संभवतः यही होगा कि उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। लेकिन ये सारी जो डिसीजंस हैं, इसके हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट कैसा होगा बच्चों को वैक्सीन देने को लेकर। और साथ ही एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि 75% आबादी को फ्री में वैक्सीन दी जा रही, 25% जाकर प्राइवेट अस्पतालों में वो वैक्सीन ले सकते हैं। इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान पहले ही किया था, जिसके तहत अभी ये अमल जारी है। क्या बच्चों को भी मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव सिंह साहब, इसका जवाब आपका क्या होगा? क्योंकि 75% क्या वैसा ही अमल बच्चों की वैक्सीन
में भी सरकार इख्तियार कर सकती है कि कुछ % बच्चों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी और कुछ % बच्चे जो हैं वो जाकर पैसा पे करके उनके वालिदैन उन्हें वैक्सीनेट कराएं? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पेरेंट्स जो है उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन करना देश के लिए भी अच्छा है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा है कोई अगर वैक्सीनेशन के लिए पैसे नहीं जुटा सकता तो उसके बच्चों में ये डर सा रह जाएगा कि देखो मेरे को नहीं मिला वैक्सीन और दूसरे मेरे साइड वाले को मिल गया। तो फ्री वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट के तरफ से जो इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो दूसरे सेंटर है उसमें चलाना चाहिए, जैसा मोहल्ला क्लिनिक है उसमें चलाना चाहिए। और बाकी जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते, अगर वैक्सीनेशन का कॉस्ट फिक्स हो जाए तो अपन इस पे बारे में बात करेंगे और अच्छा रहेगा। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ये वैक्सीनेशन ले ले। इससे फायदा क्या होता, हर सेगमेंट को टारगेट करके वैक्सीनेशन मिलने के आसार चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। इससे ये डुप्लीकेसी और ये जो मन में जो मनमुटाव रहता वो बच जाएगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को टू वे स्टेप लेना जरूरी है। बिल्कुल, और बच्चे जो होते हैं ना वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं, तो ऐसे में वो एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब आपके पास आएंगे, चूंकि आप एक ऐसी कमेटी से ताल्लुक रखते हैं जो साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन के बारे में रिसर्च करती है। जब बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी की बात हो रही है तो आपकी कमेटी इस वक्त क्या सोच रही है कि किस जो पहले हम लोगों ने रिसर्च किया, यानी आप लोगों ने जो रिसर्च किया, क्या वैसी ही रिसर्च अब की जाएगी या किस तरीके से तैयारी है, बेसिकली सवाल मेरा ये तैयारी जो है ये हमारे लिए एक नई तैयारी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन न्यू वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन आ जाए शुरू में या ज़ाइकोव डी आ जाए। हालांकि जो AEFI सिस्टम जो है वो इस समय काफी मजबूत है, वो 10-15 साल से ये चल रहा है। कोविड में हमने और भी इसमें कंसंट्रेट किया है, लेकिन इस समय वो एडल्ट वैक्सीन्स का जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन बहुत तजुर्बा हो गया होगा, बहुत हद तक तो तजुर्बा हो गया होगा। हो सकता है कि बच्चों की वैक्सीन के हवाले से आप लोगों को पहले से ही बहुत सारी जानकारियां होंगी, पहले जो आप लोगों को मुश्किलात रिसर्च में पेश आई वो नहीं होंगी। जी, ये हम आशा करेंगे कि इस बार इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि चूंकि ये बच्चे हैं तो जो पेरेंट का जो कंसर्न्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे। और जिन देशों में ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ कई तरह के एक्सपीरियंस ऑलरेडी सामने है। अब यूके में देख लीजिए, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन इस समय स्लो है, स्कॉटलैंड में वैक्सीनेशन, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बेहतर है। यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में कई कंट्री ऐसा है जो काफ़ी चाइल्ड पॉपुलेशन कवर कर चुके हैं, तो उन देशों से भी हमें सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर संजीव सिंह साहब आपके पास मैं आऊँ, जैसा कि बात दूसरे देशों की बात कर रहे थे राजीव दास गुप्ता साहब, जब सभी कंट्री का हाल यही हो तो जहां पर पहले से वैक्सीनेशन बच्चों की चल रही होगी उससे बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हिंदुस्तान को डॉक्टर का मशवरा क्या है कि दिगर इन तमाम मुल्कों से ये सीख ले जब आप इसकी शुरुआत करने वाले हैं? ये सीख रेगुलर जो प्रोसेस है वो रेगुलर प्रोसेस के हिसाब से होगा। अभी तो प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि किन बच्चों को पहले वैक्सीन मिलना चाहिए। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं जिनमें ऑलरेडी कैंसर का इलाज चल रहा है, जिनको काफ़ी जेनेटिक डिफेक्ट्स है, इन बच्चों पे वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में अपने को ज़्यादा सोच के इनको प्रायोरिटी बेसिस पे देना चाहिए। और ये भी एहतियात करना है कि वैक्सीन देने के टाइम पे पेशेंट को बुखार ना हो, सर्दी खांसी ये सब बीमारी ना हो, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। इनमें पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेरेंट्स को ये सोच कर ले जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर पे कि उसका बच्चा हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, साथ ही साथ में इनमें और कुछ प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है, तो उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंटली वेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ये होता है अडल्ट जो होते हैं उन्हें अगर 2 से 4 दिनों में कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में फील होता है तो वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं बता सकते ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए राजीव दास गुप्ता साहब? अगर कोई पेरेंट्स तैयार है कि वो वैक्सीन दिलाने जा रहे हैं अपने बच्चे को, उन्हें लगता है बच्चा उनका हष्ट पुष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो ऐसे स्टेज में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को?
जी बिल्कुल। यूएसए से जो एक्सपीरियंस है, जहाँ काफ़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है बच्चों में, लगभग 90% जो एडवर्स इवेंट्स है वो बहुत ही माइनर है, जी जो हम एडल्ट कोविड में भी देख रहे हैं। अच्छी बात यह है हमारे देश में कि AEFI सिस्टम जो है, वो सर्वेलेंस सिस्टम जो है, वो पहले से ही बच्चों के वैक्सीन के लिए उसको बनाया गया था। उसमें काफ़ी तजुर्बा है। जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो भी इससे वाकिफ़ हैं। जी तो इसलिए एडवर्स इवेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिना एडवर्स इवेंट्स कोई भी वैक्सीन हो सकता है। हालांकि वो ज़्यादातर माइनर होते हैं, जी लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको जो इलाज हैं, शॉर्ट टर्म जो इलाज हैं वो देना, और पेरेंट्स जो है उनको वो काउंसलिंग करना, ये बहुत अहम एक काम होता है बिल्कुल। स्वास्थ्य कर्मियों को। तो इसमें हम काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेंड है, और इसको और जाहिर है कि इसको और मजबूत करेंगे। जी, अभी 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन ये है कि जो इंतजार में था कि बच्चों को वैक्सीन कब मिलेगी। दूसरा सेक्शन ये है कि जो खुद अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है, जो डर रहा है। ऐसे में वैक्सीन हेजिटेंसी को कैसे खत्म किया जाएगा उनमें, डॉक्टर संजीव साहब? देखिए, बच्चों में लिम्फोइड फॉलिकल्स ज़्यादा रहने की वजह से इनको इम्यूनिटी बढ़ी रहती। जी वैक्सीन देने से इम्यूनिटी को डबल करने के चांसेस ज़्यादा है। ये बच्चों के डॉक्टर क्लियरली समझाना चाहिए। अपने पास जो हेजिटेंसी थी एक ज़माने पे, अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ही साथ इसको मिलाते हुए देते तो ये दिक्कत कम हो जाएगी। यहाँ बच्चों से ज़्यादा पेरेंट को समझाना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन ऑलरेडी अपने पास ये नॉलेज आ चुका, ऑलरेडी सबको पता चल गया, पूरे बड़े लोगों को ये पता चल गया कि वैक्सीनेशन से डर जो था मौत का वो कम हुआ। ये काफ़ी है समझाने के लिए कि बच्चों में भी ये दिक्कत कम हो जाएगी और आपका बच्चा इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका बच्चा इम्यूनिटी से लड़ सकेगा और आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। इतना अगर प्रोग्राम कन्वे कर सका, इतना अगर हर बच्चों का डॉक्टर ये पेरेंट्स को समझा सका, तो मेरे ख्याल से हेजिटेंसी की बात बहुत कम होगी। अभी तो हेजिटेंसी ये बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर संजीव साहब, क्योंकि पैडियाट्रिक्स के पास बच्चों को लेकर जाते हैं पेरेंट्स, तो ऐसे वक्त में अगर हर डॉक्टर इस तरह से कन्वे करेगा मैसेज कि अगर वो वैक्सीन के हवाले से भले ही उनके पास नहीं आए हों, लेकिन फिर भी उनसे अगर वो डॉक्टर ये पूछ लेता है कि आपने अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराया या नहीं कराया, आप करा सकते हैं, तो ये हर प्लेटफॉर्म से कहा जा सकता है और डॉक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब भी। जी बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी का जो संभावना है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके एक्सपीरियंस हमें है एडल्ट कोविड वैक्सीन से भी, पोलियो, मीजल्स जैसे कैंपेन से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम भी पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ कोविड के दौरान जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रूप से किया गया है, करा जा रहा है, कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, चैलेंजेस भी हैं। तो कुल मिलाकर जो कोविड की जो तैयारी है वो डेफिनेटली हम लेवरेज करेंगे। बिल्कुल, तो हो सकता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी रहे, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ देर पहले डॉक्टर राजीव साहब ये कह रहे थे, इसीलिए इस सवाल को करना लाजमी था। आज आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, चलती रहेगी ज़िंदगी, जिस के थ्रू आज डॉक्टर साहब ये मशवरा आपको दे रहे हैं कि मंजूरी जैसा कि बच्चों को वैक्सीन के हवाले से दे दी गई है, तो आप अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगाएं, कोई डर ना रखें। अगर कोई डर है तो आप डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अगर पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को वैक्सीनेट कराने के लिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर संजीव साहब, इस ज़िम्न में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर वैक्सीनेशन से पहले ये क्लियर कट कहा जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म बुखार नहीं हो या शॉर्ट टर्म बुखार भी ना हो, और कुछ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जैसे खांसी, सर्दी, नाक से पानी बहना, ये रेगुलर पेट में दर्द होना, ये रेगुलरली आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो इन सब का इलाज करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद में वैक्सीनेशन लेना। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी नई चीज़ आने से पहले उसके ऊपर अपनी रेगुलर बॉडी में
नॉर्मलिसी है या नहीं, ये चीज का मेंटेनेंस सिर्फ पेरेंट कर सकते हैं और उनके बच्चों के डॉक्टर जिनको रेगुलरली दिखाते हैं वो कर सकते हैं। अगर ये सब सेट है तो वैक्सीनेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, उनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऑलरेडी अंडर मेडिकल कंट्रोल है, तो वो वहाँ पे वैक्सीनेशन देने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे ख्याल से बेसिक थिंग है, कोई भी चीज करने से पहले लेवल ऑफ इम्यूनिटी इज देयर और नॉट, ये कंसर्न देखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से वैक्सीन से ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल, वैक्सीन से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कतें होती भी हैं खुदा ना खास्ता तो उसके लिए कमेटी बैठी हुई है। वो जैसा कि पहले हमने देखा था कि 2 वैक्सीन्स, अलग अलग वैक्सीन्स को एक बंदे को दिया गया, जिसके बाद ये खबर उत्तर प्रदेश से आई थी, जिसके बाद एक रिसर्च हुआ, फिर उसके बाद ये खबर सामने आई कि 2 अलग अलग तरह की वैक्सीन किसी एक बंदे को लगाई जा सकती है। डॉक्टर राजीव साहब, अगर बच्चों के हवाले से इस तरह की लापरवाही सामने आ जाती है तो हो सकता है जैसे पहले पैनिक दिखी थी लोगों में, वैसी पैनिक ना हो, क्योंकि इस हवाले से कई तरह के रिसर्च हो चुके हैं, स्टडी की जा चुकी। नहीं, ये 2 थोड़े से अलग बातें हैं। हाँ। ये गलतियां होती है प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है भारत में। इसे हम AEFI में प्रोग्राम रिलेटेड एरर्स कहते हैं, और प्रोग्राम रिलेटेड एरर्स को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। और रिसर्च जो है, रिसर्च के ये एक नई बीमारी है, वैक्सीन्स नए हैं, हम भी रोज सीख रहे हैं। ये बच्चों को लेकर देख लीजिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग था वो भी इवॉल्व कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, इमर्ज कर रहे हैं। तो वो तो चलता रहेगा कोविड के साथ। बिल्कुल, तो कोविड के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है और ये रोज़ाना नई नई चीज़ें डॉक्टर्स भी सीखते हैं इस हवाले से, लिहाजा आप भी तैयार रहें, एहतियात बरतते रहें और बच्चों को वैक्सीन जब भी इसकी इजाज़त मिले ज़रूर लगवाएं। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी ज़िंदगी। आदाब।